नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियनो। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में कि क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और उनका क्या वर्क होता है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इंजेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है और किस किस एलिमेंट की उसमें जरूरत होती है। दोस्तों, ये आप ध्यान से नोट कीजिएगा अपने माइंड में। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि इंजेक्शन यूनिट में पीएलसी में हम किस किस स्टैंडर्ड्स लेवल एलिमेंट की सेटिंग करते हैं, यानी कि किस किस एलिमेंट की जरूरत होती है प्लास्टिक को इंजेक्ट कराकर मोल्ड में फिल करने में। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं बोर्ड पे। आइए सीखते हैं इंजेक्शन के प्रोसेस को बोर्ड पे। दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो हमने मशीन उस दिन फोटो में देखी थी, ये वही फिगर है मशीन का। दोस्तों, ये हमारा होता है हुपर। और इसमें दोस्तों मटेरियल भरा रहता है। ये है प्लास्टिक दाना। अब दोस्तों, ये हमारा स्क्रू है जिसे हम कहते हैं जर्नल पर्पज स्क्रू, जो मैक्सिमम मशीनों में होता है। इसका एक और भी नाम है रीसिप्रोकेटिंग स्क्रू। ये भी बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि कई बार रिक्रूटर्स पूछ लेता है कि रीसिप्रोकेटिंग स्क्रू क्या होता है। तो ये जर्नल पर्पज ही स्क्रू होता है जिसे हम रीसिप्रोकेटिंग स्क्रू कहते हैं। दोस्तों, इस स्क्रू में जो ये है, ये हमारा होता है फीडिंग जोन। उसके बाद ये जो जोन होता है, ये हमारा होता है कंप्रेशन जोन। और जो लास्ट में जोन बचता है, ये होता है हमारा मैट्रिक जोन। दोस्तों, हम स्क्रू के पेज पे आएंगे जब हम आपको पूरी वीडियो एक स्क्रू के ऊपर देंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं, स्क्रू की डेप्थ कितनी होती है, एलएनडी रेशियो क्या होता है। तो वो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो स्क्रू के ऊपर होगी। आज केवल कॉमनली यूज हम देख रहे हैं स्क्रू का काम क्या होता है। तो दोस्तों, स्क्रू, अब ये स्क्रू रोटेट होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। ये भी इंटरव्यूअर कई बार पूछ लेता है कि स्क्रू किस रोटेशन में रोटेट होता है। तो स्क्रू हमेशा क्लॉक की उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, मूव करता है। और जब ये मूव करता है तो ये मटेरियल यहां पे आ जाता है। और ये स्क्रू जब घूमता रहता है तो मटेरियल को कंप्रेस करता है, यानी कि मिक्सअप कर देता है, ताकि जब हम इस मटेरियल को इंजेक्ट करें तो हमारी जो प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट पे दिखाई दे, जैसे श्रिंकेज, सिल्वर, एक्सट्रैक्ट्रा, वो ना आए। इसलिए हमें मटेरियल को पूरी तरीके से कंप्रेस करना होता है, कंप्रेशन करना होता है, उसे मिक्स करना होता है। तो वो सारा काम स्क्रू का होता है। यहां पे एक स्क्रू के लिए मोटर होती है जो स्क्रू को रोटेट करती है। ये हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर है। यहां से हम बैक प्रेशर देते हैं। दोस्तों, अब जब ये स्क्रू अपनी रिफिलिंग पूरी कर लेता है, यानी कि मटेरियल जब यहां रेडी है कंप्रेस करने के लिए, तो ये बैक प्रेशर यहां यूज होता है। और ये सारी यूनिट जिसमें स्क्रू को धकेलता हुआ आगे लाता है और मटेरियल को मोल्ड में फिल कर देता है। यानी कि ये स्क्रू की पोजीशन यहां पे होती है, डायरेक्टली स्क्रू यहां पे आ जाता है और मटेरियल, ये हमारा मोल्ड है। मोल्ड मतलब स्ट्रक्चर, जो हमें कंपोनेंट देना है वो हमारा ये स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में
ये फिल कर देता है मटेरियल को। दोस्तों आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू एक डेमो देखते हैं इंजेक्शन का और जानते हैं कि इंजेक्शन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक डेमो और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा इंजेक्शन किस तरीके से होता है। दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं हम एक डेमो के माध्यम से। दोस्तों ये है हमारा इंजेक्शन यूनिट, ये हमारी इंजेक्शन यूनिट है और मान लीजिए ये हमारा मोल्ड है। जो ये रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हीटर है और ये हुपर है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा स्क्रू है, ये हमारा स्क्रू है, ये वाला स्क्रू जो इंजेक्शन करने में सबसे यूजफुल एलिमेंट होता है। तो दोस्तों ये हमारा स्क्रू है और ये हम मान लेते हैं रिंग। जो हम रिंग और प्लंजर पहले वीडियो में देख चुके हैं, हम उसे ये रिंग मान लेते हैं जो स्क्रू के हेड पे लगा होता है और मूवेबल होता है, यानी कि हल्का आगे पीछे होता है। और इसे हम मान लेते हैं प्लंजर जो स्क्रू के हेड पर लगा होता है। अब ये मान लेते हैं एक पूरी यूनिट असेंबली है स्क्रू की, जिसमें एक रिंग लगा होता है, उसके बाद उससे आगे प्लंजर लगा होता है और उसके पीछे स्क्रू लगा होता है। अब ये स्क्रू इंजेक्शन यूनिट में यानी कि बैरल के अंदर होता है। अब ये यूनिट जो हम देख रहे हैं, मान लेते हैं ये बैरल की यूनिट है और ये हमारे हीटर्स हैं। ये हमारी नोजल है और नोजल पे भी एक हीटर लगा हुआ होता है। ये हमारा हुपर्स है जहां पे मटेरियल हम फीड करते हैं और इसे मान लेते हैं हम मोल्ड, जिसमें हम अपना सारा मटेरियल इंजेक्ट करेंगे। दोस्तों सेम यही पोजीशन होती है एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की। अब ये हमारी जो इंजेक्शन यूनिट है वो कुल मिलाकर ऐसी दिखाई देती है, यानी कि उसका सेम प्रोसीजर जो आप डेमो में देख रहे हो वो सेम प्रोसीजर एक्चुअल मशीन में होता है। तो दोस्तों देखिए, जब ये स्क्रू, अब ये स्क्रू हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए पीछे आएगा इस तरीके से और मटेरियल हुपर से, जब ये हुपर के होल से पीछे आ जाएगा तो इसमें फीड हो जाएगा मटेरियल। अब दोस्तों सिंपली हम इसे कंप्रेस नहीं करवा सकते हैं, हमें बहुत सारे एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो मैं अभी आपको बोर्ड पे समझाऊंगा जो हमें किस किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी इसको करने में। ये स्क्रू का बैक है, यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर होता है जिसे हम बैक प्रेशर बोलते हैं, जो स्क्रू के बैक से दिया जाता है। और स्क्रू के आगे मटेरियल को इकट्ठा करने में बैक प्रेशर का बहुत ज्यादा काम होता है। यदि बैक प्रेशर होगा नहीं तो कंप्रेस होने के लिए मटेरियल स्क्रू के आगे इकट्ठा नहीं होगा, और होगा भी इकट्ठा तो वो और उसकी क्वांटिटी हर बार इंजेक्शन में अलग अलग होगी। अब हमें राइट क्वांटिटी, प्रॉपर क्वांटिटी लाने के लिए बैक प्रेशर की आवश्यकता होती है। अब ये स्क्रू किस स्पीड से काम करेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम स्पीड को बहुत ज्यादा रखेंगे तो हमारे कंपोनेंट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे सिल्वर मार्क आ जाएंगे। जब हम प्रॉब्लम्स के पेज पे आएंगे तब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। यहां मैं केवल इस समय मशीन के बारे में जिक्र कर रहा हूं, जिसके लिए हमें केवल मशीन के बारे में अभी सीखना है। तो हमें इसकी स्पीड यानी कि इसका आरपीएम सेट करना होता है पीएलसी में, जो उसका कंट्रोल पैनल होता है मशीन का। हम उसमें इंजेक्शन की स्पीड और इंजेक्शन का प्रेशर कि किस स्पीड से इंजेक्ट होगा, किस स्पीड से मटेरियल को मोल्ड में फिल करेगा, उस स्पीड को और इसके प्रेशर को कि कितनी फोर्स के साथ, कितनी प्रेशर के साथ ये आगे जाएगा, हम मशीन में फीड करते हैं। बैक प्रेशर भी हम मशीन में फीड करते हैं। एक और पॉइंट फीड करते हैं कुशन।
कुशन हम एक अलग वीडियो में आपको समझाएंगे ये सारे एलिमेंट्स। अभी जो यहाँ बोर्ड पे मैं एलिमेंट्स राइट करूंगा इंजेक्शन को करवाने में जिनकी आवश्यकता होती है, वो मैं अभी बोर्ड पे लिखूंगा। उनकी हर एलिमेंट की एक अलग अलग वीडियो मैं आपको दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों अब देखिए, जब मटेरियल फीड हो गया, अब हमारा मटेरियल तैयार है इंजेक्शन होने के लिए। तो ये स्क्रू फोर्सली जाता है और मटेरियल को फीड कर देता है। सेम इस तरीके से मटेरियल को मोल्ड में फीड कर देता है और कुछ समय तक ये पोजीशन ऐसे की ऐसे ही होती है। उस टाइम हम इस पे एक प्रेशर लगाए रखते हैं जिसको पैकिंग प्रेशर कहते हैं। पैकिंग प्रेशर जब तक लगा रहता है तब तक ये पार्ट अपनी प्रॉपर शेप नहीं ले लेता। तो पैकिंग प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद हम स्क्रू को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा पीछे लेने का क्या मतलब होता है कि यदि हम प्रेशर लगाए रखेंगे तो जो हमारी नोजल का टिप मोल्ड पर लगा हुआ है, अगर फोर्स के साथ एंटी फोर्स हमेशा होती है। यदि हम इस पे फोर्स लगा के रखेंगे और मोल्ड की भी फोर्स आ रही है तो हमारा मटेरियल यहां से लीकेज करने लग जाएगा, जिसे हम मशीनिंग फीचर्स में ड्रूलिंग कहते हैं। ड्रूलिंग होने लग जाएगी। तो इसलिए हम स्क्रू को थोड़ा सा पीछे लेंगे और उसे हम मशीन में सेट करते हैं सक बैक से। सक बैक का यही रोल होता है। सक बैक पे भी मैं आपको एक पूरी वीडियो बना के दूंगा। इस तरीके से हमारा इंजेक्शन कंप्लीट होता है। फिर दोबारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ स्क्रू उसी पोजीशन पे आता है, इस तरीके से घूमता हुआ आता है और मटेरियल को फीड दोबारा कर लेता है, रिफिलिंग होने लगता है और प्रॉपर वही पोजीशन में दोबारा मटेरियल यहाँ पे आ जाता है। चलिए अब सीखते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आई होगी इस डेमो से। अब सीखते हैं दोबारा एक बार बोर्ड। दोस्तों हमने स्क्रू को देखा, स्क्रू की पूरी प्रोसेसिंग को देखा। अब देखते हैं किस किस एलिमेंट की हमें जरूरत पड़ती है इंजेक्शन करवाने में, और रिंग और प्लंजर का क्या रोल होता है। रिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। देखते हैं बोर्ड के ऊपर। दोस्तों ये हमारा रिंग होता है, कुछ इस तरीके से हमारा रिंग दिखाई देता है। ये एक छल्ला होता है लोहे का। ये एक छल्ला होता है लोहे का, इसको बोलते हैं रिंग। लेकिन ये जब तक ही रिंग है तब तक ये सिंगल है। ये इसकी पोजीशन ये है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। दोस्तों ये है रिंग। ये जो पोजीशन आपको दिखाई है ये रिंग है और ये प्लंजर है। तो दोस्तों ये असेंबली होने के बाद डायरेक्टली इसका नाम बन जाता है NRV। ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। इंटरव्यूअर मैक्सिमम टाइम पूछ लेते हैं कि NRV क्या होता है और NRV का क्या रोल है। तो दोस्तों आइए जानते हैं NRV क्या होता है और इसका क्या काम होता है। जानते NRV स्क्रू के आगे लगा एक रिंग होता है जिसका मुख्य कार्य जब इंजेक्शन होता है तो सकबैक से स्क्रू पीछे आ जाता है, तो मोल्ड से मटेरियल वापस बैरल में जाने से रोकना होता है। तो दोस्तों आपने देखा NRV का क्या काम होता है, इस रिंग का क्या काम होता है। ये मेनली जब इंजेक्शन होने के बाद स्क्रू पीछे आता है तो फोर्स कम हो जाती है। उस टाइम मटेरियल रिटर्न बैरल में ना आए, यानी कि अगर वो मटेरियल बैरल में आ जाएगा तो पार्ट की जो प्रॉपर क्वांटिटी हमने दी है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी और पार्ट कुछ अनफिल रह जाएगा और प्रॉब्लम्स पार्ट पे आ जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम NRV का यूज करते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। ये इस मटेरियल को बैरल में वापस जाने से रोक देता है। ये NRV है। और दोस्तों ये है हमारा प्लंजर। ये हमारा प्लंजर होता है, कुछ इस शेप का हमारा प्लंजर होता है। इसमें यहां थ्रेड्स बनी होती है।
ये थ्रेड्स बनी होती है, और ये स्क्रू के हेड पे इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कस दिया जाता है, ताकि ये ओपन ना हो। स्क्रू भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, सेम डायरेक्शन में घूमने की वजह से ये लूज नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें इंजेक्शन कराने के लिए किस किस यूनिट की जरूरत पड़ती है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारे मेन रोल होता है स्क्रू का हमारा मेन रोल होता है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, वो स्क्रू के ऊपर ही होगी कि कितने प्रकार के स्क्रू होते हैं, कौन कौन सा स्क्रू किस किस मटेरियल में यूज होता है। सेकेंडली हमें जरूरत पड़ती है स्क्रू की आरपीएम की, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट। इसकी भी एक अलग से वीडियो आपको मैं बना के दूंगा कि स्क्रू का आरपीएम क्या होता है। तीसरा, हमें इंजेक्शन स्पीड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ध्यान रखना, अभी हम इंजेक्शन यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट मैं वही लिख रहा हूं जो इंजेक्शन यूनिट में हम सेटिंग करते हैं पीएलसी में, और ये सभी जो मैं यहां पे नोट आउट कर रहा हूं वो सभी हमें पीएलसी में सेटिंग की जाती है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है इंजेक्शन प्रेशर की। अगर ये भी बहुत ज्यादा है तो स्क्रू मटेरियल बहुत स्पीड से जाएगा, जो हमारे पार्ट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद हम आते हैं सक बैक पे। अभी मैंने बताया था दोस्तों सक बैक के बारे में कि सक बैक का क्या रोल होता है। एक पूरी वीडियो में आप सक बैक को अच्छी तरह समझ पाएंगे। सक बैक, उसके बाद हमारा रोल होता है बैक प्रेशर का। उसके बाद कुशन का रोल होता है। दोस्तों ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें हमें बैरल का टेम्परेचर, यानी कि किस मटेरियल के हिसाब से हमें कितना टेम्परेचर, इस बैरल पे जो हीटर्स लगे हुए हैं उन हीटर्स का काम है मटेरियल को मेल्ट करना, तो हमें कितना टेम्परेचर चाहिए होता है किस मटेरियल के लिए, वो हम बैरल के टेम्परेचर को सेट करते हैं पीएलसी में। ये जब हम मटेरियल के पेज पे आएंगे तो आप बेटरली समझ पाओगे कि बैरल का टेम्परेचर हम किस रेंज में फीड करते हैं पीएलसी में। तो इसके लिए हमें एक बैरल टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो दोस्तों अब ये सारी यूनिट्स हैं। ये दोस्तों अब हमें जो नेक्स्ट एलिमेंट की जरूरत होती है वो होता है होल्डिंग प्रेशर। और होल्डिंग टाइम। उसके बाद हमें पैकिंग प्रेशर और पैकिंग टाइम की जरूरत होती है। और दोस्तों हमें जरूरत होती है शॉर्ट साइज की, मतलब कि हम एक कंपोनेंट बनाने के लिए कितना मटेरियल फीड करें कि वो कंपोनेंट हमारा उस मटेरियल की ग्राम्स क्वांटिटी में फिल हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हमें नेक्स्ट जरूरत पड़ती है शॉर्ट साइज।
दोस्तों, हमें कुल मिला के इंजेक्शन यूनिट में 13 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिनकी सेटिंग्स हम पीएलसी में करते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाले टॉपिक्स हैं और हम इन सभी टॉपिक्स पे आपको अलग अलग वीडियो देंगे ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियरली पता चल जाए। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरी एक वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो स्क्रू पे होंगी कि स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं, स्क्रू का L&D रेशो क्या होता है, स्क्रू आरपीएम क्या होती है, स्क्रू किस मटेरियल के लिए कौन से स्क्रू की जरूरत होती है, तो देखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।